अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इकरार अशरफ, आई एम द सीईओ एंड डायरेक्टर एट फॉरेनएज। सो आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडी है, जो कि मुझे लगता है जिसके लिए हमें आई एम लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो केस स्टडी है ये बेसिकली बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर करती करती है। जहाँ पर आजकल यूके के हवाले से बहुत सी एम्बिग्विटीज़ हैं, बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं, बहुत से मिथ्स हैं। एक तो ये केस स्टडी उसको भी रिज़ॉल्व या उसको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। और सेकेंडली जो एडमिन रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन स्टूडेंट्स को एडमिन रिव्यू करना चाहिए, किन सिचुएशंस में करना चाहिए, कहाँ पे एडमिन रिव्यू का जो है वो फ़ायदा होता है और कहाँ पर हमें एडमिन रिव्यू नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आज के एपिसोड बहुत सी कन्फ्यूजन्स, बहुत सी जो एम्बिग्विटीज़ हैं उनको क्लियर आउट करने में हमें हेल्प आउट करेगी। सो ये जो हमारे पास बेसिकली एक केस है, ऑब्वियसली आई वोंट नेम अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन ये एक रिफ्यूज़ल है हमारे पास, जो कि भी रिसेंटली हमने बेसिकली 15th ऑफ मई को ये रिफ्यूज़ल हमें जो है वो रिसीव हुआ है और स्टूडेंट ने अप्लाई किया था 17th ऑफ मार्च। सो रिफ्यूज़ल जो है बेसिकली इसमें 7 क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस किए गए स्टूडेंट से, और जिसके स्टूडेंट ने आंसर भी दिए, और इसके ऊपर हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इंटरव्यूअर था या ईसीओ था उसने किस तरह से जो है वो चीज़ों को आंसर किया, किस तरह से चीज़ों को समझा और किस तरह से चीज़ों को स्टडी किया। सो बेसिकली 7 सवाल थे 7 क्वेश्चन से। तो पहला सवाल जो है वो स्टूडेंट से किया जाता है अबाउट द फैसिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेड की स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कील में स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो लुकिंग एट द स्टूडेंट एंड हर प्रोफाइल, आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से इसको आंसर किया। शी ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन जो आंसर था वो मुझे लगता है कि दैट वाज क्वाइट रीजनेबली इन लेंथ एंड इन रीजनेबल इन क्वालिटी, और जो एक बेसिक मैट्रिक्स हैं उसको क्वालिफाई करता है। सो स्टूडेंट ने यहाँ पे बेसिकली कुछ फैसिलिटीज़ का बताया। स्मॉलर क्लासरूम साइज़ का स्टूडेंट ने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कील जो है उसके जो क्लासरूम्स हैं they are comparatively smaller in size as compared to other universities which she put in comparison, and also उन्होंने बताया कि किस तरह से ये स्टूडेंट को हेल्प आउट करेगा। Secondly, she also mentioned about the Bloomberg facility जो कि ई लैब है यूनिवर्सिटी ऑफ कील में, which obviously स्टूडेंट्स को जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि which is one of the key factor और की benefit of Bloomberg। फिर स्टूडेंट ने कुछ एक्रीडेशंस का जिक्र किया। इसके अलावा स्टूडेंट ऑल्सो मैंशन अबाउट स्टूडेंट सपोर्ट डिपार्टमेंट के वो कील का किस तरह से जो है स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा माइल जाके हेल्प आउट करता है, और मेंटल हेल्थ के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ कील ने जो इनिशिएटिव्स लिए रिसेंटली स्टूडेंट ने उसके बारे में बताया। सो 4 से 5 पॉइंट्स थे जहाँ पे ऑब्वियसली स्टूडेंट ने इस आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश की, बट अगेन जब हम एनालिसिस पढ़ते हैं इसके ऊपर ईसीओ का, तो ही वाजंट सेटिस्फाइड विद द आंसर, और उसने मेंशन किया कि जो फैसिलिटीज़ हैं दे आर नॉट इनफ, और ये वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। इसी तरह से फिर स्टूडेंट से सेकंड क्वेश्चन होता है अबाउट द यूनिवर्सिटी कंपैरिजन, जहाँ पे पूछा जाता है कि डिड यू कंसीडर एनी अदर यूनिवर्सिटी इन द यूके, जिस पे स्टूडेंट ने कंपैरिजन में 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए और स्टूडेंट ने उसको मेक श्योर किया कि वो रैंकिंग भी मेंशन करे। फिर कील बिजनेस स्कूल की रैंकिंग मेंशन की, कील की एक्रीडेशंस को स्टूडेंट ने मेंशन किया कि ASCB की एक्रीडेशन है जो कि दुनिया में 6% बिजनेस स्कूल्स के पास होती है। इसके अलावा करिकुलम के हवाले से स्टूडेंट ने बात की, कोर्स मॉड्यूल्स को कंपेयर किया कि कैसे जो कील में MBA है वो कैसे मोर अलाइन टू हर गोल्स है in comparison to other universities, and how because she is looking forward to get a role in leadership, and leadership role वो लेना चाह रही है in the tech industry, तो कैसे जो कील के मॉड्यूल्स हैं वो मोर अलाइंड हैं टूवर्ड्स द लीडरशिप रादर देन द मैनेजमेंट साइड। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छा एनालिसिस था, एक बहुत इन डेप्थ एनालिसिस था जो स्टूडेंट ने उसके ऊपर मेंशन किया। इसके अलावा ऑल्सो कील जो है वो मल्टीपल ईयर्स में टेफ टीचिंग एक्सलेंस फ्रेमवर्क में गोल्ड स्टेटस लेती रही है, जबकि जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ थी इन कंपैरिजन इन द सेम फी रेंज, वो बल्कि obviously ज़्यादा फी थी उन यूनिवर्सिटीज़ की, बट स्टिल दे डिड नॉट हैव द गोल्ड कैटेगरी, दे वर नॉट इन द गोल्ड कैटेगरी ऑफ TEF, दे वर इन द सिल्वर कैटेगरी।
सो बहुत एक लॉजिकल कंपैरिजन स्टूडेंट की तरफ से दिया गया, बट अगेन हम एक बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट ईसीओ का आता है कि यू हैव फेल्ड टू मेंशन एनी एडवांटेज फॉर योर चोजन इंस्टीट्यूट। तो वो एक बहुत ही एक अजीब चीज़ है कि अगर बच्चे ने उसमें 5 6 7 एक बहुत वेल रिसर्च्ड बेनिफिट्स बताए हैं कील के, जो कि कंपैरेटिवली बताते हैं कि वाई कील इज सुपीरियर टू अदर यूनिवर्सिटीज व्हिच शी हैज चोजन इन द गिवन बजट, इन द गिवन इवन इन द गिवन फी रेंज, तो वो किस तरह से कह सकता है कि यू हैव फेल्ड टू मेंशन एनी एडवांटेज ऑफ योर चोजन इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत ही एक जेनेरिक और बड़ा ही एक और फिर स्टूडेंट उस पर ईसीओ कहता है कि दिस रियली कास्ट डाउट ऑन योर सीरियस एंड ऑथेंटिसिटी। तो वहाँ पे वो उसकी स्टूडेंट की जो जेनवनिटी है, जो उसकी जेनवन एक अप्रोच है, जेनवन एटीट्यूड है, जो उसकी एक ऑब्वियसली जेनवन इंटेंशंस है, उसके ऊपर भी एक जो है वो सवाल उठाया जाता है। तो अगेन दिस इज़ अगेन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। इसके बाद फिर तीसरा सवाल जो किया जाता है वो किया जाता है कि व्हाई डिड यू डिसाइड टू चूज दिस स्टडी दिस कोर्स, जो कि अगेन ऑब्वियसली कोर्स की चॉइस के ऊपर सवाल किया गया, जिसमें स्टूडेंट ने मेंशन किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने मैनेजरियल लीडरशिप रोल्स के बारे में जो कि वो पाकिस्तान में करती रही हैं, अपने एजुकेशन के बारे में, और उसके बाद कि कोर्स किस तरह से अलाइन करता है उनके फ्यूचर गोल्स के साथ। उसके बाद उन्होंने 2 स्पेसिफिक मॉड्यूल्स पे बात की। उन्होंने 2 स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के बारे में पूछा कि कैन यू टेल मी व्हाट यू विल बी लर्निंग इन योर कोर्स कॉल्ड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल बिजनेस, जिस पे स्टूडेंट ने ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक लीडरशिप की डेफिनेशन दी, सस्टेनेबल बिजनेस की डेफिनेशन दी कि इवेंचुअली हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इवेंचुअली हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर रन। क्रिटिकली उन्होंने देखा कि किस तरह से जो है ये मॉड्यूल हेल्प करेगा टू क्रिटिकली एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड एथिकल वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसके बाद फिर दूसरा मॉड्यूल था, उसके बारे में पूछा गया कि इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट इन अ डिजिटल एज के बारे में बताएं, जिसमें स्टूडेंट ने उसको एआई और टेक के हवाले से बताया कि हाउ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न मैनेजमेंट चेंज मैनेजमेंट। सो मतलब एक ये कि स्टूडेंट का जो एनालिसिस था या जो डेफिनेशन थी वो बहुत ही क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ऑब्वियसली जो नॉलेज बेस एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए इनिशियली उसको कवर करती है। लेकिन अगेन हमें फिर यहाँ पर दोबारा एक जेनेरिक जो स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि ईसीओ इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और उसने कहा है कि ये जो चूजन कोर्स है जो आपने डेफिनेशन दी है ये वेग स्टेटमेंट्स हैं, जबकि मुझे इसके अंदर बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट मुझे कहीं पर भी यहाँ पे जो है वो लैक ऑफ क्लैरिटी या वेगनेस जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से फिर इस चीज़ को भी वो इस क्वेश्चन को भी वो बेसिकली जो है ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द आंसर। उसके बाद करियर गोल्स के बारे में पूछा जाता है। स्टूडेंट अगेन वही जो पहले क्वेश्चन से अपने करियर गोल्स को लेकर चल रहा है, स्टूडेंट ने कंसिस्टेंसी के साथ अपने करियर गोल्स को मेंशन किया, बताया कि MBA इन यूके किस तरह से उसको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, फिर उसने स्पेसिफिकली जॉब रोल पूछा बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का, जो स्टूडेंट ने बताया कि जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है उसके रोल्स में क्या आता है, वो ग्रोथ को किस तरह से अफेक्ट करता है, हेल्प करता है टू ग्रो, एंड ऑल्सो स्टेक होल्डर कोलेब्रेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप्स को किस तरह से मैनेज करता है, रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से देखता है, रीड करता है, स्टडी करता है, मार्केट को किस तरह से देखते हैं। मैं वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो बच्चा क्लेम नहीं कर रहा, जो कि बेसिकली रिफ्यूज़ल में ईसीओ ने खुद मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने बहुत कम्प्रीहेंसिव एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की डेफिनेशन दी है, बट अगेन हमें फिर वही एक जेनेरिक आंसर देखने को मिलता है कि दिस आंसर फेल टू डेमोन्स्ट्रेट यू हैव जनरली कंसिडर्ड योर करियर डायरेक्शन। तो अगेन वही बात है कि एक बच्चा जो पहले क्वेश्चन से लेके अपनी एक जो करियर गोल को लेके क्लियर है, वो आपको डेफिनेशन दे रहा है, वो आपको बिजनेस डेवलपमेंट का रोल बता रहा है, वो जॉब रोल को बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ बता रहा है। देन अगेन हमें वही एक जेनेरिक आंसरिंग जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि डेफिनेटली बहुत से सवाल भी उठाती है कि किस तरह से जो ECOs हैं या जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से या किस पैरामीटर्स के ऊपर असेसमेंट कर रहे हैं। अब इसमें एक ऑब्वियसली जब भी किसी स्टूडेंट का रिफ्यूज़ल आता है और स्पेशली 1.5-2 महीने के बाद जब डिसीजन आता है, सो वो बहुत ही ज़्यादा एक परेशान कुन होता है किसी भी बच्चे के लिए। तो लेकिन हमने जब रिफ्यूज़ल को स्टडी किया, सो ऑब्वियसली क्लियरली उसमें मेंशन था, नज़र आया कि बहुत से सब्जेक्टिव एनालिसिस हैं रादर देन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिविटी की हमें कमी नज़र आई। कुछ चीज़ें बहुत प्रीएम्प्टिव लगी कि शायद वो बहुत एक प्रीएम्पशन के साथ, एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच के साथ जो ECO है उसने बहुत जेनेरिक आंसर्स किए कि ही वाज नॉट एक्चुअली रीडिंग द आंसर्स और एक्चुअली ही वाज नॉट लिसनिंग टू द आंसर्स।
अब उसमें ये हुआ कि ऑब्वियसली रिफ्यूज़ल यूनिवर्सिटी के साथ शेयर किया गया। अब यहाँ से एक बहुत एक्साइटिंग पार्ट जो है वो शुरू होता है। So the student was obviously very, heartbroken, और like any other student, अगर कोई बच्चा 4-5 महीने, 6 महीने और 1.5 महीने, 2 महीने अपने डिसीजन का वेट करता है, तो आई थिंक जो जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी नेचुरल। बट उसके बाद यहाँ पर आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट द यूनिवर्सिटी। Students shared the refusal with the university. University actually reached out to the student and they actually said कि we have read the refusal, और हम आपको इसके ऊपर जो है बेसिकली सपोर्ट भी करेंगे। आपके एडमिन रिव्यू की जो कॉस्ट है हम वो भी कवर करेंगे, और हम आपको एक लेटर भी देंगे अपनी तरफ से जो कि यू कैन अटैच विद योर रिफ्यूज़ल। जब आप अपना एडमिन रिव्यू करें आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एंड वी बिलीव, क्योंकि ऑब्वियसली देखें सिर्फ ECO नहीं है जो कि कंप्लायंस पढ़ के बैठा हुआ है। ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी में एक डेडिकेटेड कंप्लायंस डिपार्टमेंट है जो कि UKVI की ट्रेनिंग्स लेकर बैठा हुआ है। तो दे डू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है उसका जो रिफ्यूज़ल आता है या रिफ्यूज़ल उसको मिलता है तो वो किन पैरामीटर्स पर मिलता है, और अगर कहीं पर रिफ्यूज़ल जो है वो जस्टिफाइड होता है तो कहीं पर भी यूनिवर्सिटी कभी भी इंटरवीन नहीं करती। बट यहाँ पे द एक्साइटिंग पार्ट एंड समथिंग जो कि आई थिंक बहुत से बच्चों को कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट करेगी कि यूनिवर्सिटी एक्चुअली स्टेप्ड इन within one day. They actually sent out the letter, they emailed the letter to the university, और उसमें उन्होंने बहुत क्लियर जो है वो क्रिटिसाइज किया गया इस रिफ्यूज़ल को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है। मैं कोट अनकोट करता हूँ कुछ चीज़ें जहाँ पे ECO ने मेंशन किया, द स्टूडेंट हैज़ क्लियरली रिसर्च द यूनिवर्सिटी बिकॉज एवरीथिंग दैट शी सेड above is true. When the ECO is stating that a student has not conducted credible research, how can this be justified if what the student has said is true? तो मतलब यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो ECO जो कि कभी जिसने शायद यूनिवर्सिटी को विजिट भी ना किया हो, ठीक है, वो कैसे कह सकता है इट्स नॉट ट्रू? ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत ही एक आप कह लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से। It contradicts what the ECO has saying. The student has clearly mentioned why they want to study at Kiel. What was the ECO wanting the student to say? I can guarantee if the student had mentioned loads of different facilities that we offer, the ECO would have questioned why they didn't research the academic side. The ECO is clearly trying to set the student up to fail. And I think इससे ज़्यादा strong जो criticism है वो कोई भी यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ कंप्लायंस या यूनिवर्सिटी का कंप्लायंस डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। और वो जो बात मैंने पहले की कि एक बहुत ही प्रीएम्प्टिव माइंडसेट नज़र आया, ठीक है, और वही चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ कंप्लायंस हैं कील के, वो भी यही बात कह रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एक माइंडसेट ऑलरेडी बनाया गया था, एक बना हुआ माइंडसेट था। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी डिस्करेजिंग फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जहाँ पे हमने देखा क्वार्टर के नंबर्स भी देखे कि रिफ्यूज़ल रेट 40% तक चला गया। So fair enough, there would be 20%, 15-20% students जो कि definitely qualify नहीं करते होंगे according to the parameters or the metrics set by the UKVI, but 10 से 15 बच्चे ज़रूर ऐसे होंगे like this student जो कि एक exceptionally academic profile, एक exceptionally interview के बाद भी refusal लेके बैठे हुए हैं। So I think यहाँ पे यूनिवर्सिटी का step in करना, criticize करना और उसके बाद एक ऑफिशियल लेटर इशू करना विच दे एक्चुअली सजेस्टेड देमसेल्फ कि ये एडमिन रिव्यू के साथ अटैच कर दिया जाए। कुछ और क्वेश्चंस आते हैं और उसमें अगेन एक हमें क्रिटिसिज्म नजर आता है कि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द ECO पॉइंट हियर, इट इज एज इफ ECO इज रीडिंग अ डिफरेंट आंसर्स टू व्हाट द स्टूडेंट हैज गिवन। तो यहाँ पे बेसिकली जो हेड ऑफ कंप्लायंस है वो कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि बच्चा कोई और है और जो ECO है वो आंसर किसी और बच्चे के पढ़ रहा है, या जो उसने रिफ्यूज़ल दिया है 1.5 महीने के बाद, ठीक है, बच्चे पे एक तरह से एहसान किया गया है कि उसका 1.5 महीना ज़ाया करके उसको एक रिफ्यूज़ल दिया जा रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि ECO जो है वो किसी और के साथ किसी और से सवाल पूछ रहा है और जवाब किसी और के वो सुन रहा है या किसी और के जवाब पढ़ रहा है। I don't think a genuine student could give a better answer to these questions asked, and yet the ECO is not satisfied. What else could this student have done? ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बेसिकली हेड ऑफ कंप्लायंस कह रहा है कि इससे बेहतर आंसर्स नहीं बच्चा दे सकता, ठीक है, तो विच इज एक्चुअली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म एंड स्टूडेंट के हक में ये बहुत ही एक बेहतरीन हमें स्टेटमेंट जो है वो हेड ऑफ कंप्लायंस की तरफ से आती है। फिर नीचे हेड ऑफ कंप्लायंस कहते हैं द ECO हैज क्लियरली मेड एन एरर अगेन
and has completely ignored everything that the student has said. You can see from all the answers mentioned in this refusal that the student is credible and genuine. ठीक है, अब जो क्रेडिबिलिटी और जेन्युइननेस है, ये बेसिकली मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट नहीं कह रहा, चले हमारा स्टूडेंट है, हम कह सकते हैं, स्टूडेंट खुद कह सकता है मैं क्रेडिबल और जेन्युइन हूँ. हेड ऑफ कंप्लायंस आफ्टर रीडिंग द रिफ्यूजल एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट, वो कह रहे हैं द स्टूडेंट इज क्रेडिबल एंड जेन्युइन. ठीक है, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आके किसी बच्चे को सेफ गार्ड कर रही है और उसको क्रेडिबल और जेन्युइन कह रही है, आई डोंट थिंक सो इससे बड़ी कोई सनद या इससे बड़ी कोई जो प्रूफ है वो किसी को चाहिए. This student originally applied to study with us in Jan. She waited months for the decision and never received one. She withdrawn her CAS and she withdrawn her visa application. She then reapplied for this May intake at a huge wasted cost in visa fees and received this unprofessional poor refusal decision. तो यहाँ पे आप ये देखें कि उसने बताया कि बच्ची किस तकलीफ से, किस पेन से गुजरी है, और उसके बाद she received this unprofessional poor refusal decision. ठीक है, कोट अनकोट. तो मतलब यहाँ पर बेसिकली हेड ऑफ कंप्लायंस, हेड ऑफ इमिग्रेशन कंप्लायंस एंड एडवाइस इज सेइंग कि ये एक इंतहाई पुअर रिफ्यूजल डिसीजन है. दिस स्टूडेंट हैज कंप्लीटली बीन अ विक्टिम टू द पुअर डिसीजन मेकिंग एट UKVI एंड इट इज जस्ट नॉट फेयर. I think you can see from the whole refusal that the reasons for refusal are unfair on this student, and the ECU has formed an opinion without actually taking into account the student's answer. It is clear that ECU has made an error in judgment in this application and that the student does in fact meet the rules. If the refusal still stands, though, we still have no option but to take it to judicial review. अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर यूनिवर्सिटी ने इसमें बेसिकली दे एक्चुअली मेंशन कि अगर हमें एडमिन रिव्यू में डिसीजन नहीं ओवरटर्न होता तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम इसको, यूनिवर्सिटी ये नहीं कह रही कि बच्चा जुडिशियल रिव्यू पे लेके जाएगा, यूनिवर्सिटी कह रही है कि वी विल टेक इट टू द जुडिशियल रिव्यू. अब बहुत से लोगों को नहीं पता होगा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है. बेसिकली दैट इज कि ऑन शोर लीगल इंटरवेंशन को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं. कि हम वहाँ पे यूके में वी वुड चैलेंज दिस, यू नो, ऑन शोर हम इसको चैलेंज करेंगे. ठीक है, तो बात जो है वो खतों किताबत से जो आगे चली जाएगी और वो एक्चुअली एक, यू नो, हम इसको एज अ लीगल सूट लेके जाएंगे. तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इस तरह से सपोर्ट करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एक, यू नो, इट्स समथिंग विच एक्चुअली हमें जख्मों पे मरहम भी ये चीज़ रखती है, हमें कॉन्फिडेंस भी देती है कि द स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और जो बच्चे एक्चुअली इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इट्स नॉट एंड ऑफ देयर वर्ल्ड. If they have the right consultancy, if they have the right mentorship, so obviously university is there to help, we are here to help, legal fraternity is there to help. So UK की जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि आपको आपका डिसीजन चैलेंज करने का मौका दिया जाता है, पहले एडमिन रिव्यू, फिर जुडिशियल रिव्यू, और इफ़ यू हैव अ केस टू प्रूव तो देयर आर हायर चांसेस कि जो आपके डिसीजंस हैं वो ओवरटर्न हो जाएंगे. बट ऑब्वियसली यू नीड द राइट गाइडेंस. सो इन द पास्ट हमने एडमिन रिव्यू सिक्योर किए, हमने एडमिन रिव्यू विन किए, यूनिवर्सिटी की सपोर्ट के बगैर भी किए, बट इन दिस वेरी स्पेसिफिक केस यूनिवर्सिटी इज़ देयर विद अस और यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है. तो इसमें अगेन जो लेसन है वो यही है कि बहुत से बच्चे जो हैं इस बात पे रोते हैं धोते हैं कि इंटरव्यू मैटर नहीं करता और हम अच्छा दें बुरा दें रिफ्यूज़ल आएगा. एक तो इस माइंडसेट को हमें डिस्करेज करना है. आपने अपने इंटरव्यू में बेहतरीन तरीके से तैयार होकर जाना है, बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ जाना है. अगर फिर भी रिफ्यूज़ल आता है तो यू हैव चांसेस टू एक्चुअली प्रूव योरसेल्फ. ठीक है, आपके पास पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं. मतलब इन शॉर्ट आपको इंसाफ मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं होगी इंटरव्यू में, मतलब वी गेट सो मेनी रिफ्यूजल्स. हमारे बहुत पूरे पाकिस्तान से बच्चे शेयर करते हैं डिफरेंट कंसल्टेंसीज से जिन्होंने केसेस करवाए होते हैं, कुछ लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर से वीज़ा फाइल करवाए होते हैं. ठीक है, दे डू अप्रोच अस, बट ऑब्वियसली आपको रिफ्यूज़ल पढ़ के कोई भी प्रोफेशनल जो कि कंप्लायंस को, UKVI मैट्रिक्स को, यू नो, इस सारे प्रोसेस को समझता है, UKVI इंटरव्यूज़ को, ECU के माइंडसेट को समझता है, वो पहले 5 मिनट में उसको आइडिया हो जाता है रिफ्यूज़ल पढ़ के कि ये इसको दिस नीड्स टू बी चैलेंज्ड और दिस नॉट नीड्स टू बी चैलेंज्ड, या ओवरटर्न होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाता है. और इफ़ यू थिंक ये चैलेंज हो सकता है
तो डेफिनेटली जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है या जो एजुकेशनिस्ट है या जो बहुत अरसे से इस फील्ड में जो है वो काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो 5 मिनट में आपको बता देगा कि ये चैलेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आई थिंक अगेन लेसन्स आर देयर कि क्वेश्चंस वही हैं, आप अपने आंसर्स अच्छी तरह से याद तैयार रखें। और ये भी मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंटरव्यू था इट वाज परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10, बट इट वाज 7 आउट ऑफ 10। मतलब ये 7 आउट ऑफ 10 का इंटरव्यू ज़रूर था, ठीक है। बहुत सी चीज़ें थी जो कि डेफिनेटली और इसमें ऐड हो सकती थी। मुझे कुछ एग्जांपल्स जैसे मतलब करियर के हवाले से, या कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो कोर्स के हवाले से और हो सकती थी, रिसर्च और हो सकती थी, फैसिलिटीज़ कुछ और बताई जा सकती थी, स्पेशली एकेडमिक फैसिलिटीज़ और बताई जा सकती थी, फैकल्टी के बारे में और ज़्यादा बताया जा सकता था, यूनिवर्सिटी की अचीवमेंट्स कुछ और बताई जा सकती थी, फ्यूचर गोल्स के अंदर जो है वो कुछ और चीज़ें जो हैं वो ऐड की जा सकती थी, ठीक है। उसको और एग्जांपल्स के साथ और एप्लीकेशन को और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि देखिए तीन चीज़ें होती हैं किसी भी इंटरव्यू में, स्पेशली यूके इंटरव्यूज में। तीन चीज़ें हैं जो आप देखते हैं। नंबर 1 इज़ योर कंटेंट, फैक्ट्स, फिगर्स, जो आपने एक नॉलेज अपना ऐड करना होता है। नंबर 2 इज़ रीजनिंग, लॉजिक, कि आप जो नॉलेज पेश कर रहे हैं या जो नॉलेज आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसको किस लॉजिक के साथ आप जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। द थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन, कि जहाँ पे आप एग्जांपल्स के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी लॉजिक को आप जो है वो जस्टिफाई करते हैं। सो तीन चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुझे इस आंसर में ये जो आंसर दिए गए इसमें थोड़ा सा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा कम नजर आया, बट स्टिल इट्स अ 7 आउट ऑफ 10 इंटरव्यू, ठीक है। एंड यू नीड, if you are 6 out of 10 or 5 out of 10, still you qualify for it. तो मुझे ये बिल्कुल एक 7 आउट ऑफ 10 का इंटरव्यू था, विच डेफिनेटली नीड्स टू बी, स्टूडेंट जस्टिफाई करता है, स्टूडेंट जो है वो डिजर्व करता था कि उसको वीज़ा मिले। सो खैर, लेकिन इसमें यह है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये है कि वी हैव द सपोर्ट सिस्टम, वी हैव द यूनिवर्सिटी स्टैंडिंग बाय आवर साइड। अगर स्टूडेंट जो है वो एक अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, और दे आर हायर चांसेस कि डिसीजन जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा, एंड विल मेक श्योर कि जब भी इसका डिसीजन आए और इस पर डेवलपमेंट हो या ऐसे किसी भी और केस के ऊपर डेवलपमेंट हो तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम इस तरह की वीडियोज़ जो है इन फ्यूचर में भी बनाते रहें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।